हेलो गाइस। आज हम लोग जीव विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान का ये हमारा पहला क्लास है। आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर थोड़ा आगे पढ़ाई भी कर लेंगे। मतलब यानी कि इस क्लास में जो भी होगा वो बेसिक जानकारी जीव विज्ञान के बारे में हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले जीव विज्ञान को हम लोग परिभाषित करते हैं ना, जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं कि जीव विज्ञान में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करेंगे। तो आपको बता दें कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में यानी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो जाता है अरस्तू को। किसे जाता है? वो अरस्तू को जाता है। जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तू को जाता है। इसलिए अरस्तू को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिए, जीव विज्ञान को ये अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। और ये जो वर्ड है बायोलॉजी, यानी ये जो शब्द है बायोलॉजी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कौन किए थे? तो इस शब्द का प्रयोग यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो थे ये लैमार्क किए थे और कौन किए थे? ट्रेविरेनस किए थे। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे, तो कौन किए थे? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किए थे। अगर आपसे ये पूछ दे कि कब किया गया था इस शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम कब किया गया था, तो ये 1801 ईस्वी में हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ हम लोग देखिए कि जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव विज्ञान को एक व्यवस्थित रूप देने का जो प्रयास था, यानी एक व्यवस्थित रूप जो दिया, वो कौन दिए थे? अरस्तू दिए थे। इसलिए उसको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगली बात हम लोग देखें कि जीव विज्ञान का अंग्रेजी नाम बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किए थे। ये कब किए थे? तो 1801 ईस्वी में किए थे। उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आता है एक वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के बारे में हम लोग अभी डिटेल्स जानेंगे ना, सिर्फ इसको ये देख लेते हैं क्या है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ये किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के बारे में हम लोग अलग से काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था, इसलिए इसको यहाँ पे डाल दिए हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब देखिए, जीव विज्ञान अभी हम लोग पढ़े थे कि जीव विज्ञान में हम लोग जीवधारी के बारे में अध्ययन करेंगे, जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जीव विज्ञान का जनक किसे? अरस्तू को कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ने पे यहाँ पर आता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग जंतु के बारे में स्टडी करेंगे और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तू ही है। जो जीव विज्ञान का जनक है वही जंतु विज्ञान का जनक है। तो आपको याद करने में इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाए कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे? अरस्तू हो जाएंगे जंतु विज्ञान के जनक। अब देखिए आगे चल के फिर जंतुओं का यानी जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया था। समस्त जीवों का वर्गीकरण किया गया था। तो वर्गीकरण का जो प्रयास सबसे पहले यानी सबसे पहले उसको जो वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किए थे वो किए थे जॉन रे। लेकिन सबसे अधिक सफल जो हुए थे वर्गीकरण करने में, यानी आप कह सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण जो किए थे, अभी जो हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ रहे, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो किए थे कैरोलस लीनियस। जीवधारी का आधुनिक वर्गीकरण जो किए थे वो कौन किए थे? कैरोलस लीनियस किए थे। इसलिए हम लोग कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकरण का जनक कहते हैं। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है वर्गीकरण का जनक। उसी तरह से देखिए वर्गीकरण करने के प्रयास में जीवधारी को दो जगत में बांटे थे। पहले सबसे पहले दो जगत में बांटा गया था। और वो दो जगत में कौन बांटे थे? तो कैरोलस लीनियस बांटे थे। पूरे जीवधारी को दो ही जगत में डिवाइड किए थे। और ये दो जगत में कौन बांटे थे? तो कैरोलस लीनियस। इन्होंने जीवधारी को
2 भाग में डिवाइड किए थे। उसी तरह से आगे चल कर के फिर इसका आगे मतलब क्रम आगे बढ़ता गया और फिर आगे चल के एक दूसरा व्यक्ति जो थे वो R.H. हटेकर ने आगे चल कर के जीवधारी को 2 जगत के बजाय कितने 5 जगत प्रणाली में विभाजित किया। अगर आपसे पूछेगा जीवधारी को 2 जगत में किसने बांटा तो कैरोलस लिनियस, और अगर पूछेगा कि जीवधारी को 5 जगत में किसने बांटा ये R.H. हटेकर हो जाएगा। अब देखिए 5 जगत में जो विभाजित किया गया था जीवधारी को 5 जगत में, उसमें देखते हैं कि 5 जगत कौन कौन सा था। ये 5 जगत में हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमिलिया। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए बीच में एक और चीज़ है, आपको बताए थे कि द्विनाम पद्धति का प्रचलन, ये द्विनाम पद्धति का प्रचलन जो था ये 1753 में किसके द्वारा किया गया था, ये कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। 1753 में किसके द्वारा किया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि द्विनाम पद्धति का प्रचलन किसने किए थे, तो कैरोलस लिनियस किए थे। पूछेगा कब किए थे, 1753 में किए थे। अब देखिए समस्त जीवधारी को जो हम 5 भाग में यहाँ पे देखे थे कि समस्त जीवधारियों को 5 भाग में जो R.H. हटेकर बांटे थे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग अभी ले लेते हैं। उसमें सबसे पहला था मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव, यानी आप कह सकते हैं कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं, ये हो जाएगा मोनेरा। किसके अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। उस तरह से दूसरा था प्रोटिस्टा, दूसरा था इसका प्रोटिस्टा। अब देखिए प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या सब आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में इसमें जो है जलीय और यूकेरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से आते हैं, जलीय जीव आते हैं और यूकेरियोटिक जीव आते हैं, और इसी में युगलिना भी आते हैं। युगलिना जो होता है वो भी प्रोटिस्टा जगत में ही आते हैं। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी खास है। अगर आपसे पूछे कि युगलिना जो है वो किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो युगलिना जो है वो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से अगला है हमारा पादप। इसके बारे में तो आप लोग सब परिचित होंगे पहले से ही। पादप, इसमें जो है मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे आते हैं। पादप देखने से ही पता चल जाएगा कि आपको पौधे के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे आते हैं। उसी तरह से आपका ये है कवक। कवक जगत के अंतर्गत यानी कवक में कौन कौन आते हैं, तो इसमें हो जाएगा यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीव आते हैं। कवक वाला में यूकेरियोटिक और परपोषित जीव आते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। क्या सब आते हैं, यूकेरियोटिक और परपोषित जीव आते हैं कवक के अंतर्गत। और इसमें कवक में जो अवशोषण होता है, ये काफ़ी पॉइंट है। देखिए इसमें यहाँ पे है, इसमें अवशोषण, इसमें पोषण होता है वो अवशोषण के द्वारा होता है। कवक में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, वो अवशोषण के द्वारा होता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कवक में पोषण जो है वो अवशोषण के द्वारा होता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है, यानी कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसी 5 जगत प्रणाली में लास्ट इसका है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत देखिए क्या सब आता है, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी और स्तनधारी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जगत। अगर आपसे पूछ ले कि स्तनधारी जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, स्तनधारी जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, ये हो जाएगा एनिमेलिया के अंतर्गत। आप इसको याद रखिएगा। तो आज फिलहाल इतना ही, कल हम लोग आगे इसको देखेंगे और कल से इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।